नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आपका एसी थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैंने इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे और ये TG2 ITI के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। जो भी बच्चे आपके UPCL UPRVL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ताकि आपका कंपटीशन कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि यदि संतुलित लोड यानी बैलेंस लोड है आपका डेल्टा संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 400 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज मान कितना होगा। ऑप्शन 400 वोल्ट है, √3 इंटू 400 वोल्ट है, 400/√3 है या 400/3 वोल्ट। तो देखिए भाई, पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए स्टार और डेल्टा की। तो कुछ कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टार और डेल्टा में क्या क्या आपकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा में क्या होता है भाई आपका, डेल्टा में आपको दो चीज़ याद रखनी है डेल्टा कनेक्शन में कि जो डेल्टा कनेक्शन में जो आपका होता है भाई EL बराबर होता है EP के, या इसको आप लिख सकते हैं VL बराबर VP, कुछ भी लिखा होता है। तो EL का मतलब होता है सर लाइन वोल्टेज, आप वोल्टेज बोलते हैं सो लाइन वोल्टेज बोलते हैं EL को या VL को, और EP या VP को बोलते हैं फेज वोल्टेज। ये होती है हमारी लाइन वोल्टेज, ये होती है फेज वोल्टेज। तो डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो इसमें क्या होता है, EL बराबर किसके होता है, EP के होता है, यानी लाइन वोल्टेज बराबर किसकी होती है, फेज वोल्टेज की होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है भाई, और जो हमारा करंट की बात करो तो जो लाइन करंट जो होता है वो होता है IL बराबर √3 IP के होता है। तो ये किसकी कंडीशन होती है भाई, डेल्टा की। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये कंडीशन किसकी होती है, डेल्टा की होती है। तो इसमें क्या पूछा गया भाई कि डेल्टा संयुक्त परिपथ में फेज वोल्टेज क्या होता है। तब फेज वोल्टेज में क्या होता है, EL बराबर क्या EP के होता है। तो जितनी फेज वोल्टेज उतनी क्या होगी दोस्तों, हमारी लाइन वोल्टेज होगी, तो इक्वल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 400 वोल्ट इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अभी आपको मैं स्टार की कंडीशन भी बता दूंगा, जब स्टार का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको स्टार का भी बता दूंगा कि स्टार में क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि AC परिपथ में प्लस शिखर से माइनस शिखर तक मान का वोल्टेज कहलाता है। यानी पिक से मैक्सिमम से नीचे तक मान, नीचे मिनिमम मान तक पूछा आपका, या पॉजिटिव पल्स कह लीजिए, निगेटिव में कह लीजिए, ठीक है ना। क्या पूछा हुआ इन्होंने आपसे कि AC परिपथ में शिखर मान से शिखर मान तक का वोल्टेज कहलाता है, यानी प्लस से माइनस दोनों, पॉजिटिव में शिखर मान और निगेटिव में शिखर मान तक का वोल्टेज क्या कहलाता है, ये कहलाता है सबका शिखर से शिखर वोल्ट था, यानी पिक टू पिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक टू पिक वैल्यू कहते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या पूछा है आपसे। ये इन्होंने पूछा है, देखिए ये हमारी साइकिल होती है AC की, इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, AC की साइकिल हो गई। तो इसने पूछा है कि शिखर से शिखर मान, यानी शिखर शिखर मान क्या, ये जो हमारी वैल्यू है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव में, तो ये जो मान पूछा है दोस्तों ये क्या कहलाएगा, हमारा पिक टू पिक वैल्यू कहलाएगी। यानी इसको क्या बोलते हैं, पिक टू पिक वैल्यू शिखर से शिखर मान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे आते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर ये ढंग से पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर लगा देंगे। मैंने AC थ्योरी पे वीडियो बनाई है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो पहली वीडियो थी ऑब्जेक्टिव टाइप की उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें आपको सब जो डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे, और जिन बच्चों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि साइन वेव के लिए धारा का RMS मान होता है। अब भाई देखिए, जो साइन वेव होती है हमारे, उसमें धारा का RMS वैल्यू क्या होती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा इसका आंसर। तो जो धारा का जो RMS वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, हमारी वो होती है हमारी 0.707। कितना होता है दोस्तों आपका, 0.707, ठीक है ना। ये आपको इसका पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम लिखते हैं IRMS बराबर IM/√2, इसका आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, IRMS बराबर IM/√2। अब IM मैक्सिमम की वैल्यू होती है हमारी, मैक्सिमम रख सकते हैं आप, जो भी मैं आपको मान दिया हो उस प्रकार से आप क्या कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे अगर आपको कुछ दिया हो तो। अगर आप इसको डिवाइड भी करना चाहेंगे तो आपकी जो IM/√2 होता है, √2 वैल्यू कितनी होती है, 1.414। आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें किस प्रकार से आता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा ना साइन वेव की धारा का RMS मान। तो RMS मान क्या होता है धारा का, इसको मैं लिखूँ IRMS इक्वल टू, तो कैसे होगा, जैसे कैसे लिख सकते हैं IRMS इक्वल टू क्या होता है, I मैक्सिमम यानी IM/√2 होता है। अब इसकी जगह आप 1 मान लीजिए, 1 डिवाइड बाई √2 वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 0.707, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, साइन वेव के RMS वैल्यू की।
तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इजीली से आप हल कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आपकी होती है 1.11। अभी आती कैसी, फॉर्म फैक्टर होता क्या है। देखिए भाई, दो प्रकार के हमसे फैक्टर पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में दो प्रकार के फैक्टर पूछेगा, एक पूछता है पिक फैक्टर और एक पूछता है आपका फॉर्म फैक्टर। दोनों की आपसे वैल्यू पूछ लेगा। तो पिक फैक्टर क्या होता है, पहले पिक फैक्टर हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पिक फैक्टर क्या होता है, आई मैक्सिमम या मैक्सिमम अपॉन आर एम एस का रेशियो जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू का जो रेशियो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, पिक फैक्टर कहलाएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू जो शिखर मान होता है अपन आर एम एस वैल्यू का जो अनुपात होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पिक फैक्टर बोलता हूँ। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414। और जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आर एम एस अपॉन एवरेज वैल्यू का रेशियो। आर एम एस अपॉन एवरेज वैल्यू जो होती है दोस्तों वो क्या होता है, हमारा फॉर्म फैक्टर होता है। जो इसकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.11 आती है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कितनी आती है इसकी वैल्यू फॉर्म फैक्टर की, 1.11। ये मैंने फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं, पिक फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसकी भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा दोस्तों। आपके एसी थ्योरी से आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि एसी थ्योरी बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, फॉर्म फैक्टर का मान हो जाएगा हमारा 1.110, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं कि आरएलसी परिपथ की कुल प्रतिबाधा इम्पीडेंस के तुल्य होती है। यानी आरएलसी परिपथ तो टोटल इम्पीडेंस पूछा है आपसे, तो टोटल इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा। क्योंकि टोटल प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्या लिखते हैं हम, जेड बराबर अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्सी का होल स्क्वायर। यानी ये साइन जो होता है तो सीधे दर्शाता है हमारा कि जो भी वैल्यू बड़ी होगी, अगर एक्सएल बड़ा होगा तो शुरू में एक्सएल लिखेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे, और अगर एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल हम करेंगे। ये इसलिए हमारा साइन हमारा होता है, तो इसका भी ध्यान रखना आप लोगों को। तो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी, यानी अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न पे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा है हमसे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी श्रेणी अनुनादी परिपथ की, यानी सीरीज रेजोनेंस परिपथ की अनुनादी फ्रीक्वेंसी की गणना करने का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर होता है हमारा यहाँ पर 1/2 अंडर रूट में एल इंटू सी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अनुनादी फ्रीक्वेंसी भी नहीं बताया है, तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अगर आपने एसी थ्योरी को आपको ध्यान से पढ़ना है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो आप एसी थ्योरी की और बाकी वीडियो को देख लेना, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला ये होगा हमारा, एफ बराबर 1/2 अंडर रूट में एल इंटू सी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि सिंगल फेज संचरण की तुलना में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि सिंगल फेज संचरण की तुलना में तीन फेज संचरण की दक्षता अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, तो क्या होती है। अब भाई आपका ये ट्रांसमिशन लाइन है, ओके ना। सिंगल फेज संचरण की तुलना में थ्री फेज ट्रांसमिशन करते हैं तो दक्षता क्या रहेगी, तो जो इफिशियंसी रहती है भाई वो क्या रहती है हमारी, अधिक रहती है। ठीक है ना। इफिशियंसी क्या रहती है हमारी, अधिक रहती है हमारी थ्री फेज में। ठीक है ना। और कोई डिज़ाइन की बात करें, मशीन की बात करें, तो ये मशीन भी बनती हैं, तो मोटर की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, तो जो सिंगल फेज़ होती है भाई उसमें पावर फैक्टर इतना अच्छा नहीं रह पाता, या कुछ ही हमारा जो इफिशियंसी होती है कम रहती है। थ्री फेज़ में इफिशियंसी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो जो ट्रांसमिशन भी हम करते हैं वो सिंगल फेज़ की तुलना में थ्री फेज़ क्या रहता है, बेटर रहता है ज़्यादा। ठीक है ना। तो इसकी तुलना में दक्षता क्या रहेगी, अधिक रहेगी सिंगल फेज़ की अपेक्षा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भाई कि बहु फेज़ मोटर होती है, बहु फेज़ यानी आपकी जो थ्री फेज़ मोटर होती है दोस्तों। थ्री फेज़ मोटर क्या होती है, सेल्फ स्वतः स्टार्ट नहीं होती, यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई जो आपकी थ्री फेज़ मोटर्स होती हैं, इंडक्शन मोटर्स हमारी, बहु फेज़ मोटर या थ्री फेज़ मोटर पूछा है इसने, तो क्या होती है, सारी सेल्फ स्टार्टेड होती हैं। ठीक है ना। सारी क्या होती है हमारी, सेल्फ स्टार्ट होती हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है दोस्तों। क्या बनता है इसमें, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है हमारा, आपको सभी को पता होगा। क्योंकि ये जो हमारा फील्ड होता है भाई, तो वो क्या बनता है हमारा, वो रोटेटिंग फील्ड बनाता है इस प्रकार से। तो तीन फेज़ जो होते हैं हमारे वो क्या बनाते हैं, आर वाई बी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। बात करें सिंगल फेज़ मोटर की, अगर सिंगल फेज़ मोटर साहब से पूछ लिया तो जो सिंगल फेज़ मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता। पर अभी जो पूछा है हमसे थ्री फेज़ के बारे में पूछा नहीं, बहु फेज़ मोटर, बहु फेज़ मतलब जिनमें एक से ज़्यादा फेज़ हो, दो फेज़ तीन फेज़ हो, तो मोटर क्या होंगी हमारी, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, नहीं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा।
इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि थ्री फेज सप्लाई का फेज़ अनुक्रम, थ्री फेज सप्लाई का फेज़ अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यानी जो थ्री फेज सप्लाई होती है दोस्तों, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर होता है, फेज सीक्वेंस जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एमीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा, आवर्ती मीटर के द्वारा। तो देखिए भाई इसमें आपको ऑप्शन ही दे रखा है हमारा फेज अनुक्रम इंडिकेटर, जो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर द्वारा होता है, इसके द्वारा आर वाई बी जो सब थ्री फेज सप्लाई होता है उसका अनुक्रम हम ज्ञात कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि आर वाई बी होगा या क्या होगा। ठीक है ना। तो जनरली ये और फेज का होता क्या है भाई, वो होता है हमारा आर वाई बी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि थ्री फेज फोर वायर सप्लाई के, थ्री फेज फोर वायर सप्लाई के लिए आर्मेचर पर प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या कितनी होगी। अब देखिए भाई ये भी बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बी किस प्रकार से होगा, चलिए वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यानी इसमें पूछा है आपसे भाई कि थ्री फेज फोर वायर सप्लाई के लिए आर्मेचर पर प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या कितनी होगी। तो संख्या कितनी होगी दोस्तों, तीन होगी कि थ्री फेज है हमारी थ्री, और यानी आपने स्टार कनेक्शन का नाम सुना होगा ये, है ना। तो थ्री फेज है, ये लाइन वन होती है, लाइन टू होती है, क्या होती है लाइन थ्री होती है। और फोर वायर कैसे लिख रहा है दोस्तों, एक यहाँ पर आप इसको यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं ये। तो ये जो थ्री, तो ये हमारा लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यानी थ्री फेज, तीन फेज, एक फेज, दो फेज और तीन फेज, और चार वायर, चौथा वायर कौन सा होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो उसके लिए कितनी वाइंडिंग की आवश्यकता होती है दोस्तों, तीन ही वाइंडिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, कितनी होगी, तीन की होगी। यानी एक वाइंडिंग ये होती है, एक ही होती है, एक ही होती है। इस प्रकार से जो आपकी वाइंडिंग होती है आपने देखा होगा, ये वाइंडिंग होती है, तो तीन ही वाइंडिंग की क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मीटर का, सिंगल फेज मोटर की तुलना में, वो थ्री फेज मोटर की तुलना में आपका सिंगल फेज मीटर का शक्ति गुणक क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणक होता है दोस्तों, तो क्या शक्ति गुणक पूछा गया है आपसे, तो शक्ति गुणक क्या होगा भाई इसका भी शक्ति गुणक क्या होगा हमारा, कम होगा। ठीक है ना। थ्री फेज मोटर की तुलना में जो सिंगल फेज मोटर जो होती है, मीटर नहीं होता, मोटर होता है दोस्तों। मोटर है यहाँ पर, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये क्या है हमारी, ये मोटर है। ठीक है ना। तो जो मोटर का शक्ति गुणक क्या होगा दोस्तों, वो कम होगा, क्योंकि थ्री फेज का शक्ति गुणक पावर फैक्टर अच्छा होता है, परंतु सिंगल फेज का क्या होगा, पावर फैक्टर हमारा कम हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल सा, ये सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंगल फेज संचरण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचरण प्रणाली में, अब देखिए क्या होता है, जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सिंगल फेज संचरण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचरण प्रणाली क्या होती है, निर्भर योग्य नहीं होती, निर्भर योग्य होती है, अधिक निर्भर योग्य होती है, कि समान ही होती है। तो भाई जो सिंगल फेज की अपेक्षा अगर हम थ्री फेज सप्लाई की बात करें ना, तो ये अधिक निर्भर योग्य होती है। ठीक है ना, क्या हो जाएगी हमारी, अधिक निर्भर योग्य होती है। जनरल से कॉमन सेंस वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनका तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता, तो ईजिली इसको लगा देना है सभी को। ठीक है ना। तो क्या होती है, अधिक निर्भर योग्य होती है हमारी थ्री फेज सप्लाई सिंगल फेज लाइन की अपेक्षा, सिंगल फेज सप्लाई की अपेक्षा। इसी प्रकार से देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि बहुफेज प्रणाली में फेज अनुक्रम किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो थ्री फेज सिस्टम में फेज अनुक्रम किसके द्वारा दर्शाते हैं भाई, आप दर्शाते हैं हमारा आर वाई बी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी रेड, येलो और ब्लू, इसके द्वारा क्या करते हैं भाई, आप फेज सीक्वेंस को दर्शाते हैं। और आपको पता होना चाहिए इसमें क्या पूछ लेता है कि भाई जो फेस कलर होते हैं, फेस कलर क्या होता है, रेड, येलो, ब्लू, ये तीन फेज होते हैं। न्यूट्रल जो होता है भाई वो क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, ये भी आपको सभी को पता होगा। और मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बताया है कि जो कलर कोडिंग में चेंजेस है, हमारा बीबीजी करके हमारी कलर कोडिंग आई है, ब्राउन, ब्लैक और ग्रे हमारी, उसमें न्यूट्रल कंडक्टर ब्लू है हमारा, और अर्थिंग कंडक्टर ग्रीन और येलो मिक्स होता है। तो वो देखा जाएगा कि किस प्रणाली से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो फिलहाल आपको यही याद रखना है, फेस सीक्वेंस फिलहाल यही चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए स्टार संयोजन में, स्टार जोड़ में क्या होता है भाई। अब स्टार जोड़ में आपकी, अगर आपने स्टार डेल्टा पढ़ा होगा दोस्तों तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूँ। स्टार में क्या होता है भाई, आपका स्टार कंडीशन में जो आपकी होती है, स्टार कंडीशन में आपके तो याद रखना, उसमें होता है लाइन करंट बराबर किसको होता है, फेज करंट के होता है। एक तो आपको ये इसकी कंडीशन याद रखनी है। ठीक है ना। स्टार में क्या होता है भाई आपका कि लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट की क्या होती है, बराबर होती है। और जो आपकी लाइन वोल्टेज जो होती है, लाइन वोल्टेज वी एल से लिख दीजिए चाहे ई एल से लिख दीजिए, तो वो क्या होती है, वी एल बराबर क्या होती है, √3 वी पी के, या वी पी एच लिख दीजिए, फेज वोल्टेज लिख दीजिए, लाइन वोल्टेज बराबर वी पी एच। या इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, ये लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। और क्या लिख सकते हैं हम,
कि EL बराबर √3 इंटू EPH भी लिख सकते हैं आप इसको। तो जिस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं, कोई भी बात नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी VL बराबर √3 इंटू VPH। तो ये स्टार जोड़ में क्या होता है, ये हमारा टर्म है, जो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और अगर आप में स्टार कंडीशन में आपको करंट के हिसाब से दे दें तो उसमें क्या सही होगा हमारा होगा, उसमें लाइन करंट बराबर क्या होता है, फेज करंट क्या होता है। और डेल्टा में भी मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा में क्या था आपका EL बराबर EP, उसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या था, और जो लाइन करंट थी इसमें क्या थी, √3 इंटू IP के थी, ठीक है ना। तो ये डेल्टा की कंडीशन हो गई। और जिससे पहले कंडीशन बताई मैंने आपको किसी बताई स्टार की, तो हमसे स्टार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो फिलहाल इतने कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। तो धन्यवाद।